जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम देखते हैं दोस्तों सब्जेक्टिव लुसेंट सामान्य ज्ञान में से जो कि 31वां अध्याय विजयनगर साम्राज्य होगा और यह मध्यकालीन जो है इतिहास का सेशन है। तो आइए हम देखते हैं दोस्तों विजयनगर साम्राज्य। अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य, इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ दोस्तों? 1336 ईस्वी में। और यह स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था, जो कि 5 भाइयों के परिवार के अंग में से एक थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। तो दोस्तों विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जीत का शहर है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने किया था। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत के आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना किया था दोस्तों। यानी कि विजयनगर साम्राज्य की हम बात करें कुल 4 वंश इसमें आता है, जिसमें पहला संगम वंश है और संगम वंश की स्थापना ही पहला वंश है जो कि हरिहर और विजयनगर ने अपने पिता के नाम पर किया था। अगर हम बात करें संगम वंश के महत्वपूर्ण शासक की, तो पहले आता हरिहर जो कि 1336 से 56 लगभग 20 साल तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद बुक्का प्रथम जो कि 1356 से 1377 तक शासन किया। फिर हरिहर द्वितीय जो 1377 से 1407 ईस्वी तक। फिर देवराय प्रथम जो 1406 से लेकर 1422 ईस्वी तक। फिर देवराय द्वितीय 1422 से 1446 तक। फिर मल्लिकार्जुन जो 1446 से 65 तक और विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 85 तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी की हम बात करें दोस्तों, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। राजधानी कहाँ हो जाएगा? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर की हम बात करें तुंगभद्रा नदी पर स्थित। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी और इसका खंडहर जो है खंडहर वर्तमान में तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, जिसकी राजभाषा तेलुगु थी। यानी कि विजयनगर की राजभाषा तेलुगु। हरिहर और बुक्का जो है पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे दोस्तों। ये जो है प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः 4 वंश से शासन किया। पहला है संगम, फिर सलूब, फिर तुलुब और अराविड वंश। विजयनगर साम्राज्य की हम बात करें कुछ अष्टदिग्गज में शामिल कवि है, जिसके प्रसिद्ध कवि और रचनाकार हैं जैसे मनु चरितम एवं हरि कथा सागर। इसके जो रचयिता है अलसनी पदेदन। हालांकि परिजात हरण जो पुस्तक के रचयिता है नंदी तिम। उसके बाद नरस भूपालियम और हरिचंदन लोपाख्यानम। इसके रचयिता है भट्ट मूर्ति। जबकि कल हस्ती महात्म्य का धूर्जति है और राज शेखर चरित्र की पुस्तक के जो लेखक है मल्लन है। हालांकि दोस्तों सकल कथा सागर संग्रह इसके रचयिता अच्युत राज रामचंद्र है और राम भ्युदयम का भी वही है। राघव पांड्य के रचयिता पिंगाली सूरत हैं और पांडुरंग महात्म्य के रचयिता तेनाली रामकृष्णन है। बुक्का प्रथम ने देवमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया था। तो बुक्का प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण किया था? देवमार्ग प्रतिष्ठापक। हरिहर द्वितीय ने संगम शासक में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। तो संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि कौन धारण किया था दोस्तों? हरिहर द्वितीय। इटली के यात्री निकोलो कॉन्टी। इटली का एक यात्री था निकोलो कॉन्टी। इन्होंने विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था और इसने दास प्रथा के बारे में विस्तृत वर्णन भी किया है दोस्तों। तेलुगु के 5 महाकाव्य हैं जैसे आमुक्त माल्यद, जिसके रचयिता कृष्णदेव राय। तो आमुक्त माल्यद के रचयिता कृष्णदेव राय। मनु चरितम अल्लासनी पेदनन हो जाएगा। फिर वसुचरित के रचयिता भट्टमूर्ति। वसुचरित भट्टमूर्ति। राघव पांडव्यमु इसके रचयिता पिंगली सूरत है और पांडुरंग महात्म्य के रचयिता तेनाली रामकृष्णन।
और हम बात करें देवराय प्रथम, तो देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सके। सिंचाई के लिए उसने हरिंद्रा नदी पर भी बांध बनवाया था। तो हरिंद्रा नदी पर भी देवराय प्रथम ने एक बांध बनवाया था। संगम वंश का सबसे प्रतापी जो राजा था देवराय द्वितीय था। देवराय द्वितीय था जो कि संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इन्होंने इमाडी देवराय इसे कहा जाता है। इमाडी देवराय किसे कहा जाता है? तो देवराय द्वितीय। फारसी राजदूत अबुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में ही दोस्तों विजयनगर आया था। तो फारसी जो राजदूत था अबुल रज्जाक, यह किसके समय में आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों के वेतन जो वेश्यालय की आय से दी जाती थी। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में भी रहा था। तो तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिन तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहा था। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपने सेना में 2000 मुस्लिम यानी कि 2000 मुस्लिमों को भर्ती करवाया था और उन्हें जागीरें भी प्रदान की थी। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को गजबेटकर यानी कि हाथियों का शिकारी कहा गया। तो देवराय द्वितीय को हाथी का शिकारी यानी कि जगबेटकर भी कहा गया दोस्तों। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधा निधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य भी लिखे। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय कहा जाता। तो प्रौढ़ देवराय किसे कहा जाता है? तो मल्लिका अर्जुन को कहा जाता है प्रौढ़ देवराय। सालू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालू वंश जिसका शासनकाल था 1485 ईस्वी से लेकर 1506 ईस्वी तक रहा, तो सालू वंश की स्थापना की। तो सालू वंश की स्थापना जिसका सालू वंश जो 1485 से 1506 ईस्वी तक रहा, इसकी स्थापना सालू नरसिंह ने किया था जो कि विजयनगर के दूसरे राजवंश। तुलु वंश जो 1505 से 1565 ईस्वी, इसकी स्थापना वीर नरसिंह ने किया था। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। तो दोस्तों कृष्णदेव राय जो है तुलु वंश के महान शासक था। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। सालु तिम्मा कृष्णदेव राय का योग मंत्री और सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, तो बाबरनामा पुस्तक के लेखक कौन? बाबर हो जाएगा। बाबर की आत्मकथा है। इसमें कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया गया। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। तो पुर्तगाली एक यात्री था डोमिगोस पायस। यह किसके समय में भारत आया था? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा गया। तो अष्टदिग्गज किसे कहा जाता था? तो कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के जो 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, इसे ही अष्टदिग्गज कहा गया। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में अलसनी पैदन्न सर्वप्रमुख थे, जो संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं का विद्वान था। इसे तेलुगु कविता का पितामह, आंध्र कविता का पितामह आदि उपाधि से भी प्राप्त है। इसी के शासनकाल में को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग भी कहा जाता है। तो दोस्तों अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में अलसनी पैदनन जो है सर्वप्रमुख आता है, जो कि संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं का विद्वान था। और अलसनी वेदनन, इसी को तेलुगु कविता का पितामह, आंध्र कविता का पितामह आदि उपाधि से विभूषित किया गया है और तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग भी इसे कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्यद और संस्कृत में जामवती कल्याणम और उषा परिणय नामक पुस्तक की भी रचना किया था। तो कृष्णदेव राय जो है तेलुगु भाषा में कौन कौन पुस्तक लिखा था? आमुक्त माल्यद, संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम और उषा परिणय। विजयनगर साम्राज्य में नंदी नागरी लिपि का प्रयोग होता था। नंदी नागरी लिपि का प्रयोग हुआ करता था विजयनगर साम्राज्य में। नागलपुरम नामक नए शहर, हजारा राम एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने ही करवाया था। तो कृष्णदेव राय ने विठल स्वामी मंदिर, हजारा राम एवं एक नगर का स्थापना किया था नागलपुर। इसके अतिरिक्त कृष्णदेव राय ने चिदम्बरम मंदिर, अम्बारम में पार्वती का मंदिर और कांचीपुरम में
बड़ दराज एवं एकम्बरनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु दोस्तों 1529 ईस्वी में हो गई। तो कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि की उपाधि धारण किया था और तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव। तो दोस्तों तुलु वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? सदाशिव। राक्षसी तगड़ी या तालीकोटा, राक्षसी तगड़ी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध जो है 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ। तो 23 जनवरी 1565 ईस्वी को कौन सा युद्ध हुआ था? राक्षसी तगड़ी, तालीकोटा या इसी को बन्नी हट्टी का युद्ध कहते हैं। मुख्य रूप से तालीकोटा युद्ध के नाम से जानते हैं। तालीकोटा युद्ध 1565 ईस्वी। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन भी हो गया। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर। इस संयुक्त मोर्चा का नेतृत्व अली आदिल शाह ने किया था। तालीकोटा युद्ध में जो कि 1565 में हुआ था 23 जनवरी को, इसी युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व जो है राम राय कर रहा था। तो तालीकोटा युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था दोस्तों? राम राय ने। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग-अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के दोआब, कृष्णा गोदावरी के कछाड़ में और मराठवाड़ प्रदेश, जिसमें विजयनगर और बहमनी के सुल्तान आपस में उलझे हुए रहते थे। तालीकोटा के युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडू वंश जो कि 1570 से 1672 ईस्वी तक इसका शासनकाल था, अराविडू वंश का, तो इसकी स्थापना तिरुमल ने किया था। तो विजयनगर के चौथा वंश कौन सा वंश था? ये चौथा वंश था जिसकी स्थापना तिरुमल ने किया था। और तिरुमल जो है सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया था। अराविडू वंश का अंतिम शासक रंगा तृतीय। तो दोस्तों अराविडू वंश जिसकी स्थापना तिरुमल किया था, अंतिम शासक रंगा तृतीय हुआ। अराविडू शासक वेंकट द्वितीय, अराविडू शासक जो वेंकट द्वितीय था, इसके शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की। तो मैसूर राज्य की स्थापना कौन किया? वोडेयार ने। कब? 1612 ईस्वी। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासनिक इकाई का घटते हुए क्रम में जो है प्रांत है पहले, जिसको मंडल कहा जाता था। उसके बाद कोट्टम या वलनाडु जिसे जिला कहा जाता था। फिर नाडु आ जाएगा। उसके बाद मेला ग्राम जो 50 ग्रामों का समूह था। फिर उर यानी ग्राम हो जाएगा। इस प्रकार जो है विजयनगर साम्राज्य में ग्राम का क्रम जो है घटते हुए प्रशासन। विजयनगर कालीन सेना नायक को नायक कहा जाता था। तो विजयनगर कालीन सेना नायकों को क्या कहा जाता था? नायक। ये नायक वस्तुतः भू सामंत थे जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था जो अम्बरम कहलाता था। आयंगर व्यवस्था की अगर हम बात करें, आयंगर व्यवस्था प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था और यह अवैतनिक होते थे। बिना वेतन का ये काम किया करते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त व कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इन पद अनुवांशिक हुआ करता था, यानी कि इनका पद जो है अनुवांशिक हुआ करता था। वह इस पद को बेच सकता था, गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर पर कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर ना तो बेची जा सकती थी और ना ही दान में ही दी जा सकती थी। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री जैसे कि दोस्तों निकोलो कॉन्टी, यह इटली का यात्री था। 1420 ईस्वी में आया था और उस वक्त जो है विजयनगर का जो शासक था देवराय प्रथम था। उसके बाद दूसरा आता है अब्दुल रज्जाक जो कि फारस का था, यात्री था। 1442 ईस्वी में देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। फिर नुनीज पुर्तगाल का था, 1535 में आया था। अच्युत राय के शासनकाल में आया था। डोमिस पायस
पुर्तगाल का था, 1515 में आया था, कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। बारबोसा भी पुर्तगाल का था, 1515 से 16 ईस्वी के आसपास आया था, कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। तो निकोलो कॉन्टी इटली का, देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो कॉन्टी। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय। नूनीज आया था अच्युत राय। डोमिक पायस कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था, और बारबोसा जो कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। कर्णिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज हुआ करता था। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत था लगान। तो दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? लगान था। लगान की अगर हम बात करें तो भू राजस्व की दर का 1/6 भाग हुआ करता था। विवाह कर वर और वधु दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त होते थे। यानी कि विवाह कर जो है वर और वधु दोनों से लिया जाता था विजयनगर साम्राज्य में। विधवा से जो है विवाह करने पर यह कर से मुक्त कर दिया जाता था। उम्बली जो है ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी। रत कोर्गे जो है शुद्ध रत कोर्गे, यह युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था। यानी कि युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करते हुए जो लोग मृत्यु को प्राप्त करते थे, उनके परिवार को रत कोर्गे नामक भूमि दी जाती थी। कुटगी की हम बात करें, कुटगी या ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसे भूमि को कुटगी कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते हैं, उसे कूदी कहा जाता था। युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुष के लिए गंड पैंद्र नामक पेड़ में धारण करने वाले कड़े को सम्मान का प्रतीक माना जाता था। कृष्णदेव राय के दरबार में महिला अंगरक्षिकाओं का वर्णन मिलता है। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग के उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोड़ी खाना कहा जाता था। चोटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। दोस्तों, उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे हुए लोगों को बड़वा कहा जाता था। बड़वा जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसते थे। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। दास प्रथा विजयनगर में पूर्ण रूप से प्रचलित था। किस मनुष्यों के क्रय विक्रय को बेसबक कहा जाता था। बेसबक यानी जो कि मनुष्य का क्रय विक्रय जो करते थे उसे कहा जाता था। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, परंतु सती प्रथा स्वैच्छिक था, जो कि विद्वान था। बाल विवाह सामान्य प्रथा थी। यहाँ मंदिरों में रहने वाली स्त्री को देवदासी कहा गया। तो विजयनगर में जो मंदिर में रहती थी स्त्रियां, उसे देवदासी कहा गया। इनको आजीविका करने के लिए भूमि या नियमित वेतन दी जाती थी। विजयनगर के मंदिर स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता कल्याण मंडप एवं 1000 स्तंभों वाले गोपुरम का निर्माण था। कल्याण मंडप में देवता का विवाह समारोह मनाया जाता था। मंदिर के साथ देवता की पत्नी हेतु अम्मान मंदिर का भी निर्माण होता था। तिरुपति मंदिर में कृष्णदेव राय और उनकी पत्नियां तिरुमल एवं चिंता देवी तथा वेंकट प्रथम आदि की मूर्तियां भी हैं। महानवमी का त्योहार विजयनगर का प्रमुख राज्योत्सव था दोस्तों, और यह उत्सव देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। विजयनगर काल की कन्नड़ कृतियां में भीमक द्वारा रचित वासव पुराण अत्यंत प्रसिद्ध लिंगायत धर्म ग्रंथ है। तो विजयनगर काल की कन्नड़ कृतियों की अगर हम बात करें तो भीमक द्वारा रचित वासव पुराण अत्यंत प्रसिद्ध लिंगायत धर्म ग्रंथ। मधुरा विजयम बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी की रचना। कृष्णदेव राय और राम राय एक अच्छे संगीतज्ञ थे। लक्ष्मी नारायण कृष्णदेव राय के दरबारी संगीतकार था। उसने संगीत सूर्योदय नामक पुस्तक की रचना भी किया।
संत विधर्नय ने संगीत ग्रंथ संगीत सार की रचना की। तो संगीत सार की रचना संत विधर्नय ने किया था। बीना की अगर हम बात करें, बीना विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय संगीत वाद्य था। विजयनगर की चित्रकला लिपाक्षी कला के नाम से जानी जाती है। इस कला के विषय में रामायण और महाभारत से लिए गए हैं। विजयनगर में नृत्य और संगीत को मिलाकर एक शैली विकसित हुई थी दोस्तों, जिसको यक्षिणी शैली के नाम से जाना जाता है। तो यक्षिणी शैली जो है विजयनगर में नृत्य और संगीत को मिलाकर जो एक शैली का विकसित हुआ था, उसी शैली को यक्षिणी शैली कहा जाता है। और विजयनगर की जो चित्रकला है वह लिपाक्षी कला के नाम से इसे जाना जाता है। विजयनगर का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का वड़ा। इसका वजन 52 ग्रेन का था, जिसे विदेशी यात्रियों ने हून, परदोष या पगोड़ा के रूप में उल्लेखित भी किया। सोने के छोटे सिक्के को प्रताप फनम कहा जाता था। प्रताप 26 ग्रेन का तथा फनम 5.5 ग्रेन का होता था। चांदी के छोटे सिक्कों को तार कहा जाता था। विजयनगर के पश्चिम तटीय क्षेत्रों में क्रूजेडो जो पुर्तगाली, दिनार फारसी, फ्लोरिन और डुकेट इटली की मुद्राएं प्रचलित हैं। यानी कि दोस्तों विजयनगर के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में क्रूजेडो जो कि पुर्तगाली, दिनार फारसी, फ्लोरिन और डुकेट जो कि इटली की मुद्राएं प्रचलित थी। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य यहीं तक रहने देते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे बहमनी साम्राज्य। थैंक यू।